हेलो एवरीवन, आप सभी का दीना पर स्वागत है। मैं विश्वजीत सिंह। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं आपके क्वेश्चन पेपर को लेकर। जैसे कि दोस्तों, आप सभी को पता है कि आपका अभी इस टाइम पर OBE के थ्रू आपका एग्ज़ाम चल रहा है। ठीक है, तो आज दो एग्ज़ाम है, हिस्ट्री और पॉलिटिकल के। तो दोनों पेपर को हम डिस्कस करेंगे वन बाई वन। तो अभी हम पॉलिटिकल का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं, जो आपका बुक का नाम इंटरनेशनल रिलेशनशिप है। कोड नंबर अगर देखोगे सब्जेक्ट का तो C16166 हो जाएगा। ठीक है, BA प्रोग्राम के जो भी स्टूडेंट्स हैं जिनके पास भी इंटरनेशनल रिलेशनशिप है तो उसके लिए इंपॉर्टेंट होगा। क्योंकि इंपॉर्टेंट इसलिए भी है, इसमें आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि किस क्वेश्चन पेपर में, मतलब किस क्वेश्चन में क्या लिखना है, क्या बेसिक्स चीज़ें हम इंक्लूड कर सकते हैं और किस तरह से सम अप कर सकते हैं क्वेश्चन का, ये हमें आइडिया मिल जाएगा। अगर हम टाइम की बात करें तो यहाँ पर 2 घंटे मेंशन है, बट 4 घंटे का आपका एग्ज़ाम है, क्योंकि बाद में ये पहले का क्वेश्चन पेपर्स मेनली अपलोड की गई है। ठीक है, 4 घंटे का एग्ज़ाम है, जिसमें से 3 घंटे आपका रिटर्न के लिए है, 1 घंटा अपलोडिंग के लिए है, तो टोटल 4 घंटे। 100 नंबर का पेपर है, 4 क्वेश्चन करने हैं, एक क्वेश्चन 25 नंबर का। ऑलमोस्ट आपको 5 से 6 पेज लिखने पड़ेंगे। ठीक है, ऑलमोस्ट अच्छे से करने के लिए, अच्छा मतलब एक देने के लिए, एक अच्छा व्यू देने के लिए क्वेश्चन का, आंसर्स का 6 पेज ऑलमोस्ट लिखने पड़ेंगे। सबसे पहले अगर हम पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं तो यहाँ पे आता है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन में विश्व व्यवस्था के सिद्धांत का वर्णन कीजिए। अब सबसे पहले यहाँ पे जो क्वेश्चन है इसमें बात किया जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध, जो इंटरनेशनल रिलेशनशिप है, उसको हम किस तरह से पढ़ते हैं, किस तरह से अध्ययन करते हैं, कौन कौन सी चीज़ें उसमें अध्ययन में ज़रूरी है। तो दोस्तों, ये जो क्वेश्चन आया है ये आपके पहले बुक का, मतलब पहले चैप्टर का ही क्वेश्चन है। ठीक है, जो आपके अंतर्राष्ट्रीय संबंध की बुक है उसके फर्स्ट चैप्टर का एक क्वेश्चन है, जिसके अंदर में बात करेंगे यथार्थवाद की, नव यथार्थवाद की, हंस मोगेनथाउ के बारे में बात करेंगे। ये जितने भी विचारक हैं वो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को पढ़ने में हमारे लिए हेल्पफुल है। ठीक है, उनके सिद्धांतों के थ्रू ही हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को समझते हैं, उनके सिद्धांतों के थ्रू ही हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन करते हैं। तो इसमें आप बताओगे क्या, सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय संबंध होता क्या, उसको डिफाइन करोगे। सबसे पहले मेन डिफाइन हो गया अंतर्राष्ट्रीय संबंध। उसके बाद आप बताओगे एक एक विचारक जो है और उनकी विचारधारा वो बताओगे। जैसे हंस मोगेनथाउ बताते हैं, तो हंस मोगेनथाउ की विचारधारा क्या थी, यथार्थवाद की। तो हम यहाँ पे यथार्थवाद को डिफाइन करेंगे, और यथार्थवाद के अगर डिफाइन करते तो हंस मोगेनथाउ के जो 6 प्रिंसिपल्स थे, सिद्धांत थे, उसको भी डिफाइन करेंगे, जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध को समझने में बहुत ज़्यादा जरूरी थे। हंस मोगेनथाउ की जो यथार्थवाद की विचारधारा थी वो कहती है कि जो चीज़ जिस रूप में है, जिस मतलब फॉर्म में है, उसको हम उसी रूप में देखना चाहिए, वास्तविकता को देखो। ठीक है, जो घटना जिस रूप में घटी है उसकी वास्तविक रूप में ही देखा जाना चाहिए, ये कहता है। वो शक्ति को ज़्यादा प्रभाव करते हैं, मतलब प्रभावशील बताते हैं। पावर ऑफ, मतलब शक्ति के संतुलन के लिए बात करते हैं, शक्ति संतुलन की बात करते हैं और पावर को दर्शाते हैं। ठीक है, जबकि हम ये नव यथार्थवाद की बात करें तो नव यथार्थवाद की कैथन वोल्ट्स की विचारधारा है। कैथन वोल्ट्स की विचारधारा के अंदर में भी सेम इसका विपरीत, मतलब थोड़ा सा अपग्रेडेड मॉडल है। यथार्थवाद पुराना विचारधारा था, यथार्थवाद के अंदर में जब कुछ कमियां आती हैं तो उसको देखते हुए नव यथार्थवाद की विचारधारा लाई जाती है। यथार्थवाद में बेसिकली ये कहता है कि आपको पावर की ओर बढ़ना चाहिए, पावर अगर आपके पास है तो आप पूरी वर्ल्ड पे विजय कर सकते हो। पर यथार्थवाद कहता है कि हमें मैन फोर्स के ऊपर, मैन पावर के ऊपर जाना चाहिए। ठीक है, तब हम कुछ आगे कर सकते हैं। अगर आपके पास व्यक्तिगत तौर पर लोगों के पास पावर है, ठीक है, लोगों मतलब आप मान लो आपके कंट्री में जो लोग हैं, जैसे भारत का एग्जांपल लेके चले तो अभी 135 करोड़ की आबादी है भारत की। ठीक है, जिसमें युवाशील देशों का मतलब विश्व का सबसे बड़ा युवाशील देश है। तो हमारे पास क्या है, लोगों की पावर है। ठीक है, अगर इसके हिसाब से हम वर्क करें तो हम अपने आप ही आगे जाएंगे, युद्ध और हथियारों की जरूरत ही नहीं पड़ने वाली है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे बात करता है। यहाँ पे डिपेंडेंसी थ्योरी की भी बात आ जाएगी। आप डिपेंडेंसी थ्योरी बताओगे, डिपेंडेंसी थ्योरी क्या होता है, निर्भरता सिद्धांत। तो निर्भरता सिद्धांत उन देशों के लिए दिया गया जो गरीब थे, बहुत ज़्यादा पिछड़े हुए थे, जिनमें ये कहा जाता था कि 2 सर्कल की बात करी जाती है निर्भरता सिद्धांत के अंदर में, आउटर और इनर सर्कल, जिसमें से अंदर से रिसोर्स सारे बाहर की ओर जाते हुए दिखते हैं। जैसे गरीब देश है, गरीब देश से क्या होता है, जितने भी संसाधन है वो बाहर जाता है और उसको तैयार करके अंदर बेचा जाता है। एग्जाम्पल इसका लेके चले तो मान के चलो, जो ये मैंने सर्कल बनाया है, इनर सर्कल हो गया आपका इंडिया और आउटर सर्कल हो गया ब्रिटेन। और ये जो सर्कल है आज से मान लो 100 साल पहले का है, जब ब्रिटेन हमारे ऊपर गुलामी थे, हम ब्रिटेन के गुलाम थे उस टाइम का। तो क्या होता था, ब्रिटेन हमारे यहाँ से रिसोर्स ले जाता था, संसाधन ले जाता था, कच्चे माल ले जाता था और उसको बनाकर हमें ऊंची कीमतों में लाकर बेचता था। ठीक है, तो सेम यहाँ पे डिपेंडेंसी थ्योरी में आ जाता है कि हमारे देश से, मतलब एक देश का जो रिसोर्स होते हैं वो बाहर की ओर जा रहा होता है। ठीक है, रिसोर्स बाहर जाता है। अब देखोगे गरीब देश ना, तो गरीब देश में अमीर देश क्या करते, जाते हैं वहाँ पे सस्ते माल खरीद के लाते हैं, फिर उसको कन्वर्ट करते हैं, अच्छी चीज़ें बनाते हैं उससे और उसको वापस लेकर उसको महंगे दामों में बेचते हैं। तो ये हो जाता है।
ठीक है। तो यहाँ पे डिपेंडेंसी थ्योरी भी आ जाएगी आपकी, साथ साथ में आप उदारवादी सिद्धांत भी बता दोगे इसमें, ठीक है। आधुनिकीकरण क्या होता है, मॉडर्नाइजेशन क्या होता है, इसमें पूरा एक अच्छे से डिफाइन करोगे नव यथार्थवाद के साथ साथ में, तो अच्छा खासा आपको 5 से 6 पेज का आंसर बन जाएगा और मस्त अच्छे नंबर मिल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है शीत युद्ध के अंत के मुख्य कारणों की व्याख्या कीजिए। अब सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चंस को समझिएगा। शीत युद्ध के अंत मतलब शीत युद्ध खत्म कैसे हुआ, यहाँ पे ये पूछा जा रहा है। कई बार क्वेश्चन ये भी, अगर अंत हटा दे तो शीत युद्ध के कारण अलग हो गया, आंसर बिल्कुल अलग आएगा, और शीत युद्ध के अंत का आंसर बिल्कुल अलग आएगा। अब दोनों में डिफरेंस समझो। एक में अगर अंत को हटाने के बाद मतलब क्या हो जाता है कि होने का कारण क्या था, किस तरह से लड़ाई हुई, क्या रीजन थे लड़ाई होने के, ठीक है। अब बोलते हैं लड़ाई खत्म हो गई, यार कैसे खत्म हो गई, किसने खत्म करवा दिया, तो ये यहाँ पर अंत का कारण मतलब यहाँ पे हम बताएंगे कि किसने खत्म करवाया, किस कारण से खत्म हो गया, ठीक है। इसके अंदर हम डालेंगे क्या, सबसे पहले हम बताएंगे कि शीत युद्ध है क्या, डेफिनेशन ऑफ शीत युद्ध, कोल्ड वॉर, शीत युद्ध का डेफिनेशन दो, अच्छे से बताओ, ठीक है। और इतना बताने के बाद आप क्या करोगे, डायरेक्ट शुरू करोगे मुख्य कारण क्या है शीत युद्ध होने के, तो मुख्य कारण मतलब अंत होने के। तो यहाँ पे सबसे पहला कारण के तौर पे आप बता सकते हो बर्लिन का दीवार का गिरना, ठीक है। जैसे दोस्तों बर्लिन का दीवार गिरता है, तो बर्लिन की दीवार गिरने के साथ ही क्या हो जाता है, एक माना जाता है कि जो सोवियत संघ ने जैसे बर्लिन की दीवार खड़ी करी थी, तो जर्मनी 2 पार्टों में बट गया था, पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी। बर्लिन की दीवार गिरने के साथ ही ऐसा माना गया कि सोवियत संघ का जो सत्ता था वो खत्म हो गया, कब्जा खत्म हो गया वो जर्मनी पे से, ठीक है, जिसके कारण से शीत युद्ध का अंत का पहला सिंबल माना गया। दूसरा सिंबल ये पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी का एकीकरण, जैसे बर्लिन की दीवार खड़ी होने से क्या हुआ था, जर्मनी 2 भागों में बट गया था, अब एकीकरण हुआ तो वापस से ये दोनों एक हो गए। तीसरा ये सोवियत संघ का विघटन, जैसे ही अब बर्लिन की दीवार गिरती है तो वहाँ के जो लोग होते हैं वो विद्रोह करते हैं और उसके बाद सोवियत संघ का विघटन हो जाता है। तीसरा गोरबाचेव की नीति, जो उस समय जो सोवियत संघ का शासक था वो गोरबाचेव थे, ठीक है, मिखाइल गोरबाचेव उनका नाम था। तो उन्होंने 2-3 तरह के रूल लेकर आए अपने, मतलब नई पॉलिसी लेकर आए। उस पॉलिसी के तहत जो सोवियत संघ था वो वर्क नहीं कर पाया सही से, ठीक है, जिसमें रिफॉर्म करने की बहुत ज़्यादा कोशिश करी उन्होंने, ओपन मार्केट की बात करी उन्होंने, ठीक है, जिसके कारण से क्या हुआ, उनकी अर्थव्यवस्था और ज़्यादा खराब हो गई, ठीक है, जिस कारण से सोवियत संघ का विघटन हो जाता है। तो यहाँ पे गोरबाचेव की नीति भी शीत युद्ध के अंत होने का कारण बनता है। साथ साथ दोस्तों जो गृह युद्ध था सोवियत संघ का वो भी, और जो कई सारे जगह कैसे आपको पता होगा कि सोवियत संघ के अंदर में कई सारे देश, छोटे छोटे कंट्रीज मिलकर पूरा मतलब एक समूह बना रखा है। तो वो सारी कंट्रियाँ कहती है अपने आप को आज़ाद करने की कोशिश करने लगती है, अपने आप को फ्रीडम की लड़ाई लड़ने लगती है। तो उसके कारण से भी सोवियत संघ मतलब शीत युद्ध अंत होता है, ठीक है। तो इस तरह से पूरा डिफाइन करोगे, अच्छा नंबर मिल जाएगा आपको। अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं, वेदांत क्या है। वेदांत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, और ये 14 आपका जो 14 अगस्त को क्वेश्चन पेपर आ रखा था पॉलिटिकल साइंस का, उसमें भी यूज हो रखा था, ठीक है। अब मैं बताता हूँ वेदांत होता क्या है। वेदांत में बेसिकली आपने 12th में अगर पढ़ा होगा तो 1 नंबर का क्वेश्चन आता था वेदांत बनकर, आज 25 नंबर का आपका क्वेश्चन है वेदांत का, सेम क्वेश्चन 25 नंबर का, पहले 1 नंबर का, आज 25 नंबर का। अब है होता क्या है ये समझो। जब वेदांत का मतलब होता है कि शिथिलता, या फिर मतलब शिथिलता एक तरह से मान के चलो, या फिर ऐसी स्थिति जहां पर दोनों जगह ना स्थिरता कायम हो, ठीक है, एकदम तनावपूर्ण स्थिति हो, तनावपूर्ण कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब जैसे देखो 2 पक्ष हैं एकदम आपस में लड़ रहे हैं, ठीक है, एकदम हथियार आपस में निकाल चुका और एकदम 1 सेकंड के लिए ऐसा लगता है कि बस अब चलने वाला है, कोई मरने वाला है, एकदम 1 सेकंड का वो स्थिति जो होती है ना, जब लगता है बस अब खत्म, अब कोई रोक नहीं सकता इसे, तो वो उस कंडीशन को हम वेदांत बोलते हैं, ठीक है। तनावपूर्ण स्थिति होती है एक तरह का, ये वेदांत कहलाता है। अब ये यहाँ पे शीत युद्ध के संदर्भ में वेदांत का क्या मतलब, बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आ रहा होगा, तो ये बताता हूँ मैं। 1962 में क्यूबा मिसाइल संकट हुआ पूरे विश्व के समक्ष में, ठीक है। तो क्यूबा क्या है, क्यूबा एक अमेरिका के निकट में छोटा सा द्वीप है, ठीक है, जहाँ पे क्यूबा मिसाइल संकट होता है। क्यूबा के अंदर में क्या होता है कि जो सोवियत संघ का शासक है वो क्यूबा पे कब्जा कर लेता है। कब्जा पे करने के बाद क्या होता है, उस पर वहाँ पे मिसाइल तैनात करने लग जाता है, अपने मतलब एक सैनिक अड्डे के तौर पे बदलने की कोशिश करता है और अपनी मिसाइलों को सोवियत संघ क्यूबा के निकट देता है। तो जब अमेरिका को पता चलता है, जब मिसाइलें सारी क्यूबा के पास आ जाती हैं, तो अमेरिका अब सोचता है, समझ में नहीं आता क्या करें, तो अमेरिका भी अपने जंगी बेड़े, जहाजी बेड़े सारे उतारता है और उन मिसाइलों को रोकने के लिए लगा देता है। तो दोनों तरफ से हथियार इस तरह से तन जाते हैं कि ऐसा लगता है वापस से मतलब 3rd वर्ल्ड वॉर की स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। एकदम 1 सेकंड का गैप होता है, बस बटन दबाना होता है कि भाई स्टार्ट करो। तो उस कंडीशन को वेदांत कहा गया, और उस कंडीशन के ही मतलब ये वेदांत था। वहाँ से पहले क्या होता है, अमेरिका मतलब उस घटना से पहले तक अमेरिका शांत रहता है, उतना ज़्यादा वो एक्टिव नहीं रहता, ठीक है। पर जब इस तरह घटना हो जाती है तो अमेरिका के जो शासक होते हैं, जो मतलब वहाँ के जो गवर्नमेंट होती है और दूसरी भी अदर गवर्नमेंट्स होती है, वो सतर्क हो जाते हैं और उस तरह की घटनाओं को देखने लग जाते हैं, और वो भी मतलब अटैक करने के मूड में आ जाते हैं कि भाई अब हम अपना ध्यान रखेंगे, पहले गलती हो चुकी है, अब दोबारा गलती नहीं हो, क्योंकि हमारे घर के पास आकर कोई हथियार रख रहा है,
ठीक है। तो इस तरह की गलती थी। तो अब वो क्या होता है, जब इस अमेरिका भी अपने जंगी बेड़े रखता है, वो भी अपने जंगी बेड़े लेकर आ चुका होता है, तो वापस जाता है घूम कर। तो जो कंडीशन होती है पूरी, मतलब 1 सेकंड के लिए कि दोनों अब लड़ने वाले हैं, उसी को हम देदांत कहते हैं। और यहीं से शीत युद्ध का आरंभ हो जाता है। 1962 में हुआ ऐसा। उसके बाद धीरे 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 करते करते 1991 तक ये सारा कुछ चलता है, क्योंकि 1991 में ही जाकर जो बर्लिन की दीवार है उसका विघटन होता है और वहाँ से शीत युद्ध अंत होता है। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन क्या हो जाता है, चौथा, जहाँ पे बात करता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की कमजोरियों को बताते हुए उसके सुधारों पर रोशनी डाली है। सबसे पहले बात करें दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ है क्या? तो 1945 में इसका गठन होता है, संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसे हम यूएनओ भी बोलते हैं। ठीक है। यूएनओ क्या है? एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की संस्था है जो हर देश पर नज़र करती है। ऑलमोस्ट उसके जो मेंबर है 194 है। ठीक है। अब इसके बाद अगर इसकी कमजोरी की बात करें, कमजोरियाँ क्या हैं? जैसे इसका प्रभुत्व, अमेरिका का प्रभुत्व इसके अंदर देखने के लिए मिलता है, वर्चस्व देखने के लिए मिलता है इसके अंदर में। अमेरिका किसी की सुनता नहीं है। ठीक है। जैसे कि आप अगर इराकी फ्रीडम की बात करो, ऑपरेशन इराकी फ्रीडम ऐसा जो चलाया गया था, ठीक है, तो उसमें क्या हुआ था, अमेरिका ने बिना किसी से पूछे हुए अपनी सेना लेकर पहुंच जाता है और जान माल की हानि भी होती है। पर एक तरह से लोगों का ये मानना है, विचारकों का ये मानना है कि जो ऑपरेशन इराकी फ्रीडम चलाया गया था संयुक्त राष्ट्र के झंडे के नीचे, अमेरिका जो लीड कर रहा था, उसमें ये था कि वो अमेरिका का मिशन था, ना कि संयुक्त राष्ट्र का। इवन किसी और कंट्री ने वहाँ पे सेना भी नहीं भेजी थी, उन्होंने सिर्फ अमेरिका ने अपनी सेना भेजी और वो खुद उसमें लीड किया और पैसे कमाए, ये था। तो इस तरह से संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका का वर्चस्व दिखना। ठीक है। जैसे अभी चीन की मनमानी, अभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई सारे लोगों को आतंकवादी घोषित करने की कोशिश की जाती है। भारत भी महमूद अजहर जैसे कई सारे आतंकवादियों को अंतर्राष्ट्रीय वैश्विक आतंकवादी या फिर अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित करने की कोशिश करवाता है, पर चीन रोक लगा देना। ठीक है। तो वीटो पावर का मिसयूज़ करना। ठीक है। वीटो पावर का सिर्फ लिमिटेड यूज़। अब 5 ही कंट्री है जिनके पास वीटो पावर है, जो और भी कंट्री को शामिल किया जाना चाहिए, ठीक है, तो वो नहीं होता। और सुरक्षा परिषद का भी वर्चस्व वहाँ पे दिखना। ठीक है। बाकी संस्थाओं पे कंट्रोल ना होना, ये सारी उसकी कमजोरियाँ हैं। तो सुधार क्या हो सकते हैं? तो सुधार में भाई वीटो पावर को लेकर अच्छे से एक रूल रेगुलेशन बनाया जाना चाहिए। ठीक है। जो उसके हेड है उनको बाकी संस्थाओं पे भी कंट्रोल रखना चाहिए, ये इसके सुधार के हो सकते हैं। और वीटो पावर में कई नई कंट्रियों को भी मौका दिया जाना चाहिए कि वो भी उसमें पार्टिसिपेट करे, ऐड करे, तो ये सारे सुधार हो सकते हैं। ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के प्रमुख कारण और परिणाम बताओ। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात करता है, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर होता है जो 1939 से शुरू होता है और 45 तक चलता है, 1945 तक चलता है। ठीक है। अब इस सेकेंड वर्ल्ड का अंत कैसे होता है? तो सबसे पहले अंत की अगर बात करो, यहाँ पे होने के प्रमुख कारण बता रहा है कि क्यों हुआ। तो सबसे पहले मैं अंत का बताऊं तो अंत होता है इसका जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पे परमाणु बम के हमले के साथ हो जाता है अंत, जो अमेरिका ने किया था। अब हुआ क्यों, ये डिफाइन करते हैं। तो शीत युद्ध जो 1939 से स्टार्ट होता है, होने के कारण रहता है पहला प्रथम विश्व युद्ध। अगर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होता ही नहीं तो सेकंड वर्ल्ड वॉर कभी बनता ही नहीं, होता ही नहीं। ठीक है। दूसरा होता है हिटलर का आगमन। ठीक है। नाजीवादी व्यवस्था, जो नाजीवादी सोच थी, नाजीवादी व्यवस्था थी, वो भी एक शीत युद्ध होने का कारण, द्वितीय विश्व युद्ध होने का कारण बनता है। तीसरा क्या होता है, इनका गुप्त गठबंधन। जो गुप्त गठबंधन होता है कि भाई गुप्त संधियां, गठबंधन जो होता है एक दूसरे से अंदर अंदर करना, ये सारा कुछ, ये गुप्त गठबंधन भी कारण बन जाता है होने का। ठीक है। ये सारा कुछ होता है। दूसरी चीज़ आ जाता है इनका मतलब रूखा व्यवहार। जर्मनी के साथ ना बाकी कंट्री ने क्या किया था, वर्साई की संधि जो करी थी, उस वर्साई की संधि भी कारण बनती है सेकेंड वर्ल्ड वॉर होने का। ठीक है। जर्मनी का मतलब लोन ब्याज जो चुका रही थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होने का, चुका रही थी हर जाना, वो भी एक कारण बनता है क्योंकि उसके ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव डाला जाता है, ये सारी चीज़ें। तो जर्मनी के साथ रूखा व्यवहार करना भी एक तरह का कारण बन जाता है द्वितीय विश्व युद्ध होने का। तो यहाँ पे मैंने 4-5 पॉइंट बताया और बाकी कुछ आप देखोगे अपने बुकों से तो अच्छे से बन जाएगा। और यहाँ पे आप क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हो। एक क्वेश्चन ऑलमोस्ट आपको 5 से 6 पेज में ट्राई करना लिखने का, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, बट एटलीस्ट 5 से 6 पेज। ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं। छठा क्वेश्चन जो आपका आता है, यूरोपीय संघ को जिन कारणों ने एक महत्वपूर्ण शक्ति का केंद्र बनाया उसका उल्लेख कीजिए। अब सबसे पहले यहाँ पे बात करें यूरोपीय संघ है क्या। तो यूरोपीय संघ का जो गठन हुआ था वो अमेरिका के थ्रू किया गया था। अब बोलोगे यूरोपीय संघ का अमेरिका के थ्रू कैसे किया गया, बिल्कुल भी नहीं किया गया। तो यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन करके एक संस्था बनाई गई थी जो अमेरिका ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद निर्माण किया था उसका, यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन। इसका निर्माण क्यों किया गया था, इसका स्थापना क्यों की गई थी? तो स्थापना करने का मेन कारण क्या था कि यूरोप जो पूरा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, उसकी जो ज़मीन थी, ज़मीन यूज़ किया गया उस युद्ध के लिए, तो यूरोप का ही ज़मीन ऑलमोस्ट यूज़ हुआ और यूरोप में सबसे ज़्यादा क्षति पहुंची। तो जिसके कारण से क्या किया गया कि यूरोप को वापस से डेवलप करने के लिए, विकास करने के लिए, तो एक मतलब आर्थिक सहयोग संगठन करके संस्था बनाई गई। ठीक है।
तो उसके अंदर में पैसे दिए जाते थे, फंड दिए जाते थे, जिससे यूरोप और डेवलप हो सके। ठीक है, तो उसी को आगे चल के नाम चेंज करके यूरोपीय संघ कर दिया गया, जिसमें बहुत सारे देश जुड़े हुए हैं जिनकी मुद्रा यूरो है। ठीक है, ये सारी कुछ आ जाता है। अब यहाँ पे शक्ति का केंद्र ये सब कुछ अब बनता कैसे है, तो यूरोपीय संघ जो है आज के समय में परमाणु संपन्न देश है। इसके अंदर में ब्रिटेन, फ्रांस जैसे कंट्री शामिल है। अभी ब्रिटेन ब्रेग्जिट कर चुका है, वापस निकल रहा है वहाँ से। ठीक है, ऑलमोस्ट निकल चुका है बाहर। फिर भी फ्रांस जैसे कंट्री शामिल है, जर्मनी जैसे कंट्री शामिल है इसके अंदर में। तो वो टेक्नोलॉजी के मामले में हो, चाहे परमाणु बम के मामले में, हथियार के मामले में, वो बहुत आगे है। इवन एक कंडीशन ऐसा आया हुआ था जब अमेरिका की जीडीपी से वो 2 गुना ज़्यादा जीडीपी है उसकी। ठीक है, यूरोपीय संघ की, क्योंकि उसके अंदर 20-22 कंट्री का जीडीपी पूरा मिलता है और अमेरिका से कहीं ज़्यादा उसकी जीडीपी ग्रोथ रेट है। ठीक है, अमेरिका से कहीं ज़्यादा उसके पास परमाणु हथियार हैं, बम है, ठीक है, और मिसाइलें हैं। तो ये सारी चीज़ें, जिसके कारण से वो एक बहुत बड़ी शक्ति के रूप में उभरता है। और जो उसका मतलब आपसी तालमेल है, व्यापार, फ्री व्यापार का बात करते हैं, मुक्त व्यापार चलता है, मुक्त ट्रेड चलता है, फ्री ट्रेड ऑर्गेनाइज करवाते हैं अपने सारे कंट्रीज़ के बीच में। ठीक है, तो इसके कारण से वो ज़्यादा डेवलप कंट्री में से एक आते हैं और इम्पोर्टेंट भी बन जाता है वो इस तरह से। ठीक है, तो आप पूरा ये बताओगे, आपका टोटल 6 के 6 हैं, जिसमें 4 क्वेश्चन आपको करना है। 4 क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ आप कौन कौन सा कर सकते हो, तो सबसे पहले आप दूसरा नंबर का दूसरा करो क्वेश्चन, दूसरा करो, चौथा करो, पांचवा करो, छठा करो। ये 4 क्वेश्चन करो, इंपॉर्टेंट ये निपट जाएंगे आपके। मतलब 4 क्वेश्चन ये 4 करो, ज़्यादा अच्छे रहेंगे। आप अगर छोड़ने की बात करो तो तीसरा और फर्स्ट को छोड़ दो, थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है, आप कर नहीं पाओगे, पॉइंट्स नहीं मिल पाएंगे आपको। ठीक है, तो ये करो। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम फ्रेंड्स, बाय बाय।